नमस्कार। तो ऐसी क्या बात है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में जो उन्हें एक तरह से अनडिफिटेबल बना देती है, जो उनको कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ये नहीं कह पा रहा है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में उनको हरा देंगे या हरा पाएंगे या उसमें सक्षम होंगे? ऐसी क्या क्वालिटी है उनमें? तो मैं इसको बेसिकली 3D में डिफ़ाइन करूँगा। एक डी है ड्रीमर, वो सपने देखते हैं। सेकंड डी है डिलीवरी और थर्ड डी है डायरेक्शन। सेकंड डी डायरेक्शन और थर्ड डी डिलीवरी। तो डायरेक्शन कैसे? तो पहली बात कि वो सपने देखते हैं, ड्रीमर सपने ये देखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, देश ऐसा होगा, अगले 5 सालों में ऐसा करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन वो देते हैं कि इस तरह से उस टारगेट के पीछे इस तरह से जाओ, ये करो, वो उनका डायरेक्शन है। और उसके बाद उनकी डिलीवरी तो सब जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि 1992 के बाद वो अयोध्या में उन्होंने कहा था कि मैं अब तभी आऊँगा जब भगवान राम का मंदिर बनेगा, और वो फिर 1992 के बाद 2020 में ही गए। तो ये बेसिकली एक क्वालिटी है उनकी जो उनको औरों से अलग खड़ा करती है और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनको हराना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन पूरी तरह नहीं है क्योंकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन लगभग नामुमकिन है। अब बहुत सारे लोग उनकी बहुत सारी क्वालिटी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से नहीं आते हैं, कुछ कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छी है। ये सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो उनकी डिलीवरी है, वो उनकी प्लानिंग है और वो उसका एग्जीक्यूशन है, वो उसका डायरेक्शन देना है कि इस दिशा में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब हम लोग लगभग 10 साल हो गए उनको देखते हुए। कुछ ही महीनों में 16 मई 2024 आ जाएगा और 10 साल हो जाएंगे उनको प्रधानमंत्री बने हुए। तो हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में वो क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या लर्निंग है, वो क्या उनके काम है जिसको हम कह सकते हैं कि वो उनका डिलीवरी, ड्रीम और डायरेक्शन उनका फिट आता है। तो आप सबसे बड़ी चीज़ उनमें देखेंगे कि उनके पास देश के लिए एक विज़न है। देश को कहाँ ले जाना है अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में देश कहाँ होगा, उसका एक विज़न है उनके पास। अभी उनके विज़न के चलते आप देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोग जो हैं बहुत तरह के सवाल उनसे कर रहे हैं, उनसे भी कर रहे हैं, बाकी उनके ऑपोजिशन से भी कर रहे हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पर भी चले जाओ जहाँ पर कुछ लोग हों और अगर उनमें कोई मोदी का विरोध करता होगा तो आप उनको कहो कि मोदी ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट किया, प्लान किया, लोग तुरंत कहेंगे वेयर इज़ द स्मार्ट सिटी। लोग कहेंगे वो स्मार्ट सिटी है कहाँ। लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी से ही कि वही स्मार्ट सिटी ला के देंगे, कोई और ला के नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है लोगों के एटीट्यूड में। दूसरा है, अब लोग ये नहीं कहते कि आप अगर कहो हम स्मार्ट सिटी देंगे, आप अगर कहो हम सबको राशन देंगे, आप अगर सब कहो कि हम सबको देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, 7 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाएंगे। लोग ये नहीं कहते कि गरीब अभी भूखे सो रहा है, गरीब फुटपाथ पे सो रहा है और आप ऐसे ऐसे लंबी लंबी बातें कह रहे हैं। वो लोग अब नहीं कहते क्योंकि लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया है और ये बहुत बड़ा चेंज माननीय प्रधानमंत्री ने लाया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं सिर्फ बताऊंगा आपको और उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक एग्जाम्पल को, एक एक उनके काम को डिटेल में विद डेटा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर स्वच्छ भारत लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से उन्होंने अपने पहले इंडिपेंडेंस डे के जो उनका स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा स्वच्छ भारत की बात। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का आदर्श था स्वच्छ ग्राम, स्वच्छता को वो बहुत नज़दीक मानते थे। तो प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की बात की और वो झाड़ू लेके दिल्ली की सड़कों पर और जहाँ भी जाते थे वहाँ पर। नतीजा क्या हुआ? देश में टॉयलेट्स बने। बहुत सारे ऐसे लोग, आज आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, हालांकि लोगों की आदत है, हालांकि जब आप लोगों से बात करो तो वो कहेंगे अरे यार थोड़ा घूम लेते हैं, इसकी वजह से वो ठीक है ओपन डिफिकेशन करते हैं, बट वो संख्या बहुत कम हो गई है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो। पहले हम लोगों को अपने कोई भी फॉर्म भरते थे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड कराने के लिए किसी गजटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। अभी क्या है? अभी आप सेल्फ अटेस्टेड उसको कर सकते हो। ये जो बिलीफ है
अपने लोगों पे, अपने कंट्रीमैन पे जो बिलीव है, वो बिलीव बहुत बड़ा है। और ये ड्रीम, ये प्लान, ये सोच माननीय प्रधानमंत्री की है। आप देखिए उनके 100 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के। मन की बात में वो क्या कहते हैं? मन की बात में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है देश में, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसके साथ वो बात करते हैं कुछ लोग जो कि अच्छा कर रहे हैं अपने अपने स्पेक्ट्रम में, जहाँ पर भी वो हैं वहाँ अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, उनकी भी बातें वहाँ आती हैं। और साथ ही साथ वो अपनी बात भी कहते हैं, या अगर उनकी बात नहीं आ पाती लोगों की तो वो उनके बारे में बताते हैं। ये एक विज़न है उनका। मेक इन इंडिया कम्प्लीटली एक विज़न है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसके बारे में संसद में बहुत अजीबोगरीब टाइप से कहा था, उसमें एक घड़ी जैसा है, टिक टिक चलता है। खैर, आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में जितनी कम बातें की जाएँ उतनी बेहतर। लेकिन आप देखिए कि एक मेक इन इंडिया का उन्होंने कंसेप्ट दिया, मेक इन इंडिया की एक सोच दी उन्होंने। डिमोनेटाइजेशन जो था, डीमो, वो भी एक सोच तो थी। वो सोच ये थी कि एक बड़े नोटों को बंद किया जाए, देश में बहुत ब्लैक मनी है उसको कम से कम सर्कुलेशन में लाया जाए, उसको रिकॉर्ड्स में लाया जाए। वो लाया गया, उसमें बहुत सारे फेलियर्स रहे, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारी सिस्टम के फेलियर्स रहे, बहुत सारी लूप होल्स रहे, लेकिन उसने एक तरह से देश में बैंकिंग जगत में जो क्रांति की है वो देखने लायक है। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं एक एक पॉइंट पे वीडियोस करूँगा और उस पर वह डेटा अपन बात करेंगे। जनधन अकाउंट ओपनिंग, उन्होंने एक सपना देखा, एक ड्रीम उनका था कि हर एक भारतीय के पास अपना एक बैंक अकाउंट हो। आज आप देख रहे हैं देश में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है। यूपीआई की सफलता उसी से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। आज के डेट में हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है। और वो हेल्थ इशू पे आप जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि 5 लाख रुपए एक गरीब परिवार के लिए अगर कोई हेल्थ कंसर्न होता है तो उसमें कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है। उसके साथ में फिर आप देखिए कि माइक्रो इंश्योरेंस, उन्होंने छोटे इंश्योरेंस का एक प्लान उन्होंने शुरू किया उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस के लिए पैसे प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं। 12 रुपये का इंश्योरेंस और शायद 200 समथिंग रुपये का इंश्योरेंस, जिसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा और 2 लाख रुपए का किसी भी प्रकार की मृत्यु होती है तो उसमें बीमा। आप सोचिए किसी गरीब परिवार के लिए, जो देश का आज के डेट में हमारे देश का जो पर कैपिटा जो इनकम है वो तकरीबन $2000 के आसपास है, यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास है साल के। अगर उसके लिए उनको 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या 2 लाख रुपए का उनको मृत्यु पर बीमा की राशि मिल जाती है तो वो कितना बड़ा एक सपोर्ट है उस परिवार के लिए। ये आप और मैं तभी समझ सकते हैं जब हम ज़मीन पे जाएं और लोगों से बात करें। जैसा मैंने पहले कहा, अब लोग ये गरीबों के लिए बात नहीं करते। आप सिंपल सा चेंज देखिए, अब लोग बिजली की बात नहीं करते। मुझे याद है जब 2014 में अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री कहते थे बिजली आई, बिजली मिली। बिहार के एक बहुत सम्मानित नेता हैं, उन्होंने तो बहुत मजाक बनाया कि बिजली आई, बिजली मिली, वो चिल्ला रहे थे। लेकिन देखिए डिलीवरी उनकी कि आज देश के हर एक गाँव में बिजली है और 20 घंटे से ज़्यादा तो आप देश में कहीं भी चले जाएं, अगर कोई इशू नहीं है तो 20 घंटे से ज़्यादा तो आपको कहीं भी बिजली मिलेगी। आप माइक्रो पेंशन की एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें आप छोटे छोटे निवेश करें तो आपको एक तय समय के बाद छोटी राशि मिलती है पेंशन के रूप में। चूँकि आपका निवेश छोटा है इसलिए आपको राशि भी छोटी मिलेगी। लेकिन जब आप उसको इससे जोड़ते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन, देश के बहुत सारे राज्यों में 500 रुपये महीने हैं। ऐसे में अगर आपको कुछ पेंशन की राशि मिलती है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जब मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया था तो उन्होंने अपने लॉन्च में प्रधानमंत्री के फ़ोटो का इस्तेमाल किया था, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं और वो जिस पद पे बैठे हैं वो नेतृत्व करने वाला पद है। आप देखिए कि उन्होंने एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात की और डिजिटल रिवॉल्यूशन देश में आया तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और उसमें उन्होंने फ़ोटो का इस्तेमाल किया था मुकेश अंबानी जी ने, तो उनके ऊपर 500 रुपये की पेनल्टी हुई थी। इंटरेस्टिंग है। लेकिन देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने का बहुत बड़ा श्रेय, हालांकि सब लोग कहते हैं कि कंप्यूटर आदरणीय राजीव गांधी जी लेके आए थे। सही बात है, उस समय उन्हीं का जब रीज़न था तो उस समय कंप्यूटर देश में आया था। तो अगर उसका श्रेय
आदरणीय राजीव गांधी जी को दिया जाता है, तो इसका श्रेय बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। रोड, वाटर, रेल, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, चाहे सड़कों की बात कर लें हम लोग, चाहे जो वाटरवेज़ हैं, जो नदियां हैं, उनमें जो माल की ढुलाई, जो फ्रेट कॉरिडोर टाइप की बनाने की बात है, उसको देख लीजिए। रेल में हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ट्रेन्स की स्पीड बढ़ गई है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुले हैं, बिल्कुल। और ड्रीमर यही काम है कि उनके पास एक ड्रीम है। आदरणीय APJ अब्दुल कलाम ने एक ड्रीम था, उनकी एक विज़न 2020 एक बुक थी। तो लीडर का काम ही होता है ड्रीम करना, कुछ सोचना, और उसके बाद उसका एक सपना देखना, उसके बाद उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड करना उसको, और उसके बाद उसकी डिलीवरी करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप देखिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी का पार्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब देश में आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद और भी चीज़ों पे बात कर लें अगर हम, तो आप एक सिंपल सा देखिए, पिछले 10 सालों में हम लोगों ने शायद ही सुना है कि देश में किसी हिस्से में ब्लास्ट हुआ है। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, और उस टाइम पे कभी पुणे में ब्लास्ट हो रहा है, कभी जयपुर में धमाके हो रहे हैं, कभी बनारस में धमाका हो रहा है। किसी से बात करो तो अचानक से मैं अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि वो लोग सब सेफ़ हैं या नहीं। फेसबुक पे आता था, लोग अपना स्टेटस डालते थे कि सेफ़ इन ब्लास्ट इन मुंबई। उसके बाद आप देखिए कि डिफेंस के, जहाँ देश की सुरक्षा रक्षा के स्थिति में कि सिचुएशन में क्या किया है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एक तरह से पाकिस्तान को क्लियर कट, या किसी को भी दुश्मन को, चाइना भी हमारा एक, ठीक है हमारा साथ है, लेकिन सब लोगों को पता है उसके साथ क्या, लेकिन उसको जिस तरह से 2020 में लद्दाख में और उस बॉर्डर पे जैसा हम लोगों ने जवाब दिया, एक तरह से ये क्लियर कट अब मैसेज है कि इंडिया के साथ मजाक नहीं करना। इंडिया के साथ कोई अगर डिफेंस के स्तर पर कोई अगर किसी तरह की कोई गलत हरकत हुई तो उसका जवाब मिलेगा, और ये एक लीडरशिप का रोल है। आप देखिए उस दिन अचानक से प्रधानमंत्री लद्दाख पहुंच गया। लद्दाख पहुंचने में एक्लेमेटाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वो कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं, और वो डायरेक्ट लद्दाख पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी बात है, बूस्ट मिलता है। जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको जो बूस्ट मिलता है कि जब देश का लीडर आपके साथ खड़ा है। एक विजन था उनका कि फार्म में जो एग्रीकल्चर है उसमें हम बहुत डिफरेंस लाएंगे। तकरीबन देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उन्होंने फार्म बिल लाए, पॉलिटिकल रीजन्स से, बहुत तरह के रीजन्स से उन्होंने उसको वापस लिया, लेकिन एक विजन था। बहुत सारे स्टेट्स में ये लागू है। एक विजन था कि हम फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट से जोड़ेंगे, और वो फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपने फार्म में, अपने एग्रीकल्चर में कर पाएंगे। बिजली, सिंपल सी चीज़ है। 2014 में अपनी रैलियों में मुझे याद है प्रधानमंत्री पूछा करते थे, बिजली आई, बिजली मिली, और उसके बाद पब्लिक कहती थी नहीं। और आज देश के हर एक गांव तक बिजली है, कोई भी गांव अछूता नहीं है। और आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर कोई बहुत अनफॉर्सीन रीज़न नहीं है तो 20 से 24 घंटे के बीच में कुछ भी आपको बिजली ज़रूर मिलती है। टैप वाटर, 2019 में वापस आने के बाद हर एक घर में टैप वाटर की उन्होंने बात की, हर एक घर में नल का जल की बात की, सब लोगों को सेफ़ पानी मिले। बहुत बड़ा इशू है ये, और उसके में काम हो रहा है। यही सारी क्वालिटीज़ हैं, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो नरेंद्र मोदी को स्टैंड आउट करती है बाकी नेताओं से। सोच, वो एक सपना देते हैं, सपना उनका विकास से जुड़ा होता है, और उसके बाद उसकी डिलीवरी करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, देश में बहुत पहले भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, GPS, आप एक सिंपल सा मनरेगा में समझ लीजिए। और पहले लोग कहते भी थे फाइल पर ही तालाब खुदा, फाइल पर ही वो ख़त्म हो गया, फाइल पर पैसे की बंदरबाट हो गई। आज कोई तालाब अगर खुदता है, उसकी GPS लोकेशन लॉक की जाती है, और अगले 5 साल तक उसको ट्रैक किया जाता है कि वो तालाब सही में काम कर रहा है या नहीं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लीडरशिप का यही रोल होता है। कोई स्कैम नहीं हुआ। हम लोग अक्सर सुनते थे 2G 3G, ये जी वो जी, कोल जी, स्कैम। लोगों ने आरोप बहुत लगाए, कोशिश बहुत की, कोई स्टैंड नहीं कर पाया। और इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि वो लीडरशिप में एक ये भी चीज़ है कि वो इनकरप्टेबल है, उनको कोई करप्ट नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके पास खोने के लिए है क्या, उनके पास कोई परिवार नहीं है और ये नहीं है, और जो उनके विरोधी हैं वो अब ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या दिया है। आप पूरी तरह से देश के अगले 50 साल का विज़न एक तरह से इस व्यक्ति ने तैयार कर दिया है, और ये आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका
और ऑब्वियसली इसी वजह से उनके अगेंस्ट कोई दिखता नहीं है ऐसा जो कि उनको चुनाव में हरा सके। आज के देश में आज के समय में किसी को नहीं पता कि पॉलिटिक्स में अगले मोमेंट क्या होगा। लोग स्पेकुलेशन करते रह जाते हैं, ये फलाना मंत्री बनेगा, वो चिलाना मंत्री बनेगा। हमने वो भी दौर देखा है जब लोग मंत्री डिसाइड किया करते थे। अब वो दौर हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब नहीं होता। तो ये एक अचीवमेंट ही है। आप देखिए उसके बाद आज के डेट में क्या है, लोगों में एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशन है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी प्रधानमंत्री को देखकर ये नहीं कहता कि अगर मैं उस फैमिली में नहीं हुआ, अगर मैं किसी नेता के घर नहीं हुआ, अगर मैं किसी के इसके घर नहीं हुआ तो मैं नेता नहीं बन सकता, मैं मंत्री नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं बन सकता। आदरणीय राहुल गांधी जी जब शुरू में आए थे, मुझे याद है 2004 में जब पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद अक्सर वो कॉलेजेस में जाते थे, लोगों को कहते थे कि राजनीति में आना चाहिए, लेकिन लोगों के पास रास्ते नहीं थे। आज प्रधानमंत्री को देख के कोई भी ये कह सकता है कि मेरे पास भी एक मौका है, मैं भी राजनीति में आ सकता हूँ। कोई पावरफुल व्यक्ति अब देश को नहीं चला रहा है। हर एक आदमी का एस्पिरेशन जो है उसको पूरा करने का उसके पास एक मौका है। वो कर पाए या नहीं कर पाए, फेलियर्स होते हैं लाइफ में, लेकिन उसके पास एक मौका है, वो एक हिम्मत तो करता है। उसके अलावा आप देखिए कि इकोनॉमिक इश्यूज़ हों या पॉलिटिकल इश्यूज़, हार्ड लाइन लेने से नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटते। 2017 में यूपी का चुनाव था, लेकिन उसके जस्ट पहले उन्होंने डीमो करा था, उसका नोटबंदी की थी, उसका असर बुरा भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत की। और लीडर्स का ये काम है। वो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट था, उसका पॉलिटिकल इफ़ेक्ट था। जीएसटी कब लागू किया? जब गुजरात में 2017 के चुनाव थे, उससे जस्ट पहले। जीएसटी ने आज देश में क्या बदला है वो आप हम फास्टैग ने आज क्या बदला है वो आप हम देख सकते हैं। आप किसी भी स्टेट बॉर्डर पे खड़े हो जाइए या किसी भी टोल नाके पे खड़े हो जाइए, कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ निकल जाती हैं। ये एक लीडरशिप की सोच और उसका जो ड्रीम है, उसके जो सपने हैं, उसका एक प्रकटीकरण है, डिलीवरी है उसकी। आप इसके अलावा बहुत एक आइकॉनिक वो पिक्चर है जब के सिवन जो इसरो के चीफ थे, उसका वहाँ पर चंद्रयान पहला जो था, दूसरा था, वो हमारा फेल हो गया था और प्रधानमंत्री उनको कंसोल कर रहे हैं और वो रो रहे हैं। ऐसा अगर लीडर आपके पास हो तो आप अपना 110% देते हैं अपने काम के लिए, और उसी का असर है कि अगली बार जब चंद्रयान 3 था तो हम चांद पे पहुंचने वाले दुनिया के चौथे देश हैं। वी कैन फील प्राउड अबाउट इट। पहले हम गर्व से कहो हिंदू कहते थे, अब गर्व से हम इंडियन भी कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक स्मार्ट सिटी का उन्होंने सपना देखा। लोग तुरंत कहते हैं बताओ कहाँ है स्मार्ट सिटी। उन्होंने एक सांसद आदर्श ग्राम योजना का सपना देखा। लोग कहते हैं कहाँ है सांसद आदर्श ग्राम। हालांकि प्रधानमंत्री के जो आदर्श ग्राम है, जयापुरा जो था वाराणसी में, आप जाके देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम हुए हैं मेरे ही शहर में। मेरा शहर स्मार्ट सिटी में सेलेक्टेड है। यहाँ एक पार्क हुआ करता है, वो पार्क जंगल था बिल्कुल। आज स्मार्ट सिटी की वजह से बहुत साफ़ सुथरा है, वहाँ पर बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पर साइकिल ट्रैक है, वहाँ जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ लोग आते हैं संडेज़ को, वहाँ भीड़ लगी रहती है, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये एक चेंज है और ये ऑब्वियसली सिर्फ डिलीवरी नहीं, उनका ड्रीम है और उसकी डिलीवरी है। आप इसके अलावा और बात करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल। पहले क्या होता था कि जो रेलवे ट्रैक है उस पर जो सामान की ढुलाई होती है, उसमें कोई भी चीज़ रहे, वो एक मेथड होता है फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी चीज़ आती थी, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है, सीमेंट या गिट्टी, कंक्रीट, जो पहले जा रहा है वही पहले जाया करता था। पेरिशेबल आइटम, फूड आइटम्स पीछे जाया करते थे। इन्होंने ये करा, एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जिसमें सामान की ढुलाई तेज़ी से हुई। दूसरी चीज़ कि उन्होंने कहा नहीं, जो पेरिशेबल आइटम है, जो फूड आइटम्स हैं, उनको हम पहले निकालेंगे, इन आइटम्स को बाद में निकालेंगे। सोच का ही परिणाम है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, देश में 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। फिर लोग कहेंगे कहाँ है एस्पिरेशन, उसमें क्या हुआ है। लेकिन आप सिंपल सा एक देखिए, आज बजट भी था, बजट में क्या कहा जाता है, अलोकेशन कम हो गया। कोई ये नहीं कहता कि उसका रिजल्ट क्या हुआ है। अब लोग ये पूछने लगे हैं, तो ये एक एटीट्यूड चेंज है हम भारतीयों का। लोग पूछने लगे हैं कि कहाँ है। पहले तो लोग पूछा भी नहीं करते थे, पहले लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं हुआ करती थी। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो वहाँ पर डिलीवरी हो रही है, डोर स्टेप डिलीवरी, जो लोग जाकर डिलीवरी करने की एक सोच है, वो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और इसके लिए उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप
किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, आपको उस शहर का, उस जगह का एक प्रोडक्ट उस स्टेशन पे मिलेगा। उसकी इकॉनमी क्या है हम लोग देख सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक दुकान मिलना और उसमें अगर किसी शहर में कोई चीज़ अच्छी बनती है तो उसका विकास होना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। लोगों को एक दुकान मिला, लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और सबसे टची और सबसे बेहतरीन, जिसको मैं और आप सब समझ सकते हैं, आप देखिए, पहले हमारे देश के जो सिटीजन अवार्ड्स थे, भारत रत्न तो खैर ठीक है, उसमें लोगों ने खुद से ही खुद को भी दिया है। आप देखिए अभी राष्ट्रपति भवन में जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं जो खोद खोद कर कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, किसी को नहीं पता रहता है। और उसमें देखिए कैसे लोग आते हैं, उनकी क्या भावनाएं रहती हैं और देश की क्या भावना, जो जैसे हैं वैसे ही। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो एक बूढ़ी अम्मा थी जो इन्होंने जंगल लगा दिया था एक पूरा का पूरा, उनका वो आइकॉनिक फ़ोटो है। आप समझिए कि वो कितना टची और कितना एक बेहतरीन चीज़ है। और लीडरशिप का यही काम होता है, लीडर्स का यही काम होता है। उनको एक सोच, एक सपना देखना रहता है, उसका एक प्लान रखना रहता है और उसका डिलीवरी इंश्योर करवाना होता है। हम अभी इस वीडियो में मैंने एक खाका खींचा है, आगे हम लोग एक एक जो उनके काम है उसके ऊपर बात करेंगे विद डेटा, और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है। आप खुद सोच पाएंगे कि वो क्या चीज़ है जो नरेंद्र मोदी को बाकी लोगों से अलग खड़ा करती है और जिसकी वजह से मुझे भी नहीं लगता कि 2024 में उनको कोई चैलेंज है। धन्यवाद।